Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 33 और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैसे एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है और उस एनर्जी का आखिर एक्सप्रेशन है क्या। और इस टॉपिक के ऊपर हम लोग कुछ धमाकेदार न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हमें क्लास 11 और 12 का मिक्स कंसेप्ट यूज करेंगे और ये वीडियो हर एक सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 12 हो, जेई मेंस हो, नीट हो, जेई एडवांस्ड क्यों ना हो। आज के वीडियो में हम लोग कुछ ताबड़तोड़ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम सब लोग के दिमाग में आ रहा है कि कैपेसिटर में आखिर चार्ज और एनर्जी कैसे डेवलप हो रहा है, तो कौन कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है। पहले तो कैपेसिटर अनचार्ज रहता है, दोनों प्लेट में कोई चार्ज नहीं रहता है। अब देखो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी कुछ काम करता है, तो बैटरी ने जो काम किया मतलब वर्क डन किया कैपेसिटर को चार्ज करने में, वही वर्क डन कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे स्टोर होता है। तो सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकता हूं, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी जितना काम किया मतलब वर्क डन किया, वही वर्क डन कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे स्टोर होता है। तो बैटरी जितना काम किया वही वर्क डन इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे स्टोर हो रहा है। तो आओ अब ढूंढते हैं कि वो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसका प्लेट है 1 और ये इसका प्लेट है 2। कोई एक आर्बिट्ररी मोमेंट पर इस प्लेट में चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लेट में चार्ज है माइनस क्यू और दोनों एंड को हम लोग एक सेल से कनेक्ट किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो तुम ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकल रहा है और इस प्लेट में आके जमा हो रहा है। तो क्या होगा, इस प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन का अमाउंट घट जाएगा, तो इसलिए ये प्लेट का चार्ज बना पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से बाहर निकल के इस प्लेट में जमा हो रहा है, मतलब एक्युमुलेशन हो रहा है। तो इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए सेकेंड प्लेट का चार्ज बन जाएगा नेगेटिव। सिंपल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे समझ सकते हो कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है और इस प्लेट में आकर जमा हो रहा है। तो ये प्लेट का चार्ज बना पॉजिटिव और ये सेकेंड प्लेट का चार्ज बना पॉजिटिव। और इसको तुम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी समझ सकते हो। पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा था इस डायरेक्शन में, अब पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि प्लस क्यू सेकेंड प्लेट से निकला और एक नंबर प्लेट पे आके ये एक्युमुलेट हो रहा है। इधर से तुम इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला यहाँ पर जमा हो रहा है। और इन टर्म्स ऑफ प्लस क्यू तुम ऐसे समझ सकते हो कि सेकेंड प्लेट से प्लस क्यू निकला, ये प्लेट में आकर जमा हो रहा है। सेकेंड प्लेट से प्लस क्यू निकला, यहाँ पर आकर जमा हो रहा है। तो हम लोग ये पूरा डेरिवेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लस क्यू। कोई बात नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, बाकी तो एक ही है। तो एट एनी टाइम मैंने मान लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है और वो है प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दोनों प्लेट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस है मैंने मान लिया V इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, V इक्वल टू क्यू बाई सी। अब ये मत बोलना कि प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो है। जब हम लोग लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस तब हम लोग चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम लोग ये डेरिवेशन करेंगे। तो हमने ये डिस्कस किया कि पॉजिटिव चार्ज सेकेंड प्लेट से निकल रहा है और एक नंबर प्लेट पे आके ये जमा हो रहा है। तो सपोज एडिशनली dq अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू प्लेट 2 टू प्लेट 1। तो मैंने मान लिया अभी एक छोटा सा चार्ज dq इधर से निकला 2 नंबर प्लेट से और ये आके एक नंबर प्लेट पे आकर जमा हो रहा है। सपोज एडिशनली dq अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू प्लेट 2 टू प्लेट 1। अब देखो
ये जो dq अमाउंट ऑफ चार्ज है ये ऑटोमेटिकली इस पर आके जमा नहीं होगा, क्योंकि देखो ये प्लेट पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये dq जो चार्ज इधर आके इस पर जमा होगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये तो चार्ज एक्टिवेट नहीं होगा। ऑटोमेटिकली सेकेंड प्लेट से जो dq चार्ज निकल के इस प्लेट पर जमा हो रहा है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अगर बैटरी ने वो चार्ज के ऊपर वर्क डन नहीं किया तो ये चार्ज का मूवमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि देखो क्योंकि ये प्लेट में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करेगा ना। सपोज मान लो यहाँ पर आके dq एक्यूमुलेट हो रहा है, तो dq तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जमा नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। तो इसके लिए बैटरी काम किया। बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने dq चार्ज को इधर से मूव करा के इस प्लेट पर जमा किया। तो बैटरी ने अभी छोटा सा चार्ज को मूव कराया, तो छोटा वर्क डन कितना हुआ, ये हुआ dw इक्वल टू v इंटू dq। v कितना है, v है q बाई c इंटू dq। कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी इन ट्रांसफरिंग चार्ज 0 टू q फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। जब ये वाला सिचुएशन होगा, जब मान लो फाइनल सिचुएशन है ये q, ठीक है, और ये है माइनस q, ये है माइनस q, तब क्या होगा, तब जब ये दोनों प्लेट में प्लस q माइनस q चार्ज होगा, मतलब ये जो चार्ज है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गए, तब बैटरी ने टोटल कितना काम किया, बैटरी ने कैपेसिटर को 0 से लेकर टोटल q चार्ज प्रोवाइड किया। तो टोटल इधर से छोटा छोटा चार्ज निकल रहा है और ये प्लेट पे आकर जमा हो रहा है, छोटा छोटा चार्ज निकल रहा है और इस प्लेट पे जमा हो रहा है, और ये प्रोसेस में बैटरी कुछ काम कर रहा है, क्योंकि ये प्लेट में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है इस प्लेट से, तो ये प्लेट में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लेट, ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको रिपेल करेगा। तो ये प्रोसेस को पूरी हेल्प कर रहा है बैटरी। तो ये प्रोसेस को पूरी हेल्प कर रहा है बैटरी। बैटरी की मदद से ये प्लेट से निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर आके जमा हो रहा है। तो ये बोला है, सो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी इन ट्रांसफरिंग चार्ज 0 टू q फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। जब हमने 0 से स्टार्ट किया, तो 0 से लेकर टोटल q चार्ज तक पहुंचाने में प्लेट 2 से प्लेट 1 तक, 0 से लेकर टोटल q चार्ज पहुंचाने में प्लेट 2 से लेकर प्लेट 1 तक बैटरी ने कितना काम किया, तो ये हो जाएगा w ऑफ इंटीग्रल dw, ठीक है। तो ये हुआ q बाई c इंटू dq, ये हुआ 0 टू कैपिटल Q, 0 टू कैपिटल Q, ये हुआ 1 बाई c, और ये हुआ q स्क्वायर बाई 2, 0 टू q, और ये हुआ q स्क्वायर बाई 2c। तो टोटल 0 चार्ज प्लेट 2 से लेकर 1 तक पहुंचाने तक, टोटल q चार्ज जब 2 से लेकर 1 तक पहुंच रहा है, तो मतलब कैपेसिटर को फुल चार्ज करने के लिए बैटरी ये काम किया q स्क्वायर बाई 2c। तो फुल चार्ज मतलब 0 से लेकर फुल चार्ज q तक पहुंचाने में बैटरी कितना काम किया, वो हुआ q स्क्वायर बाई 2c। नेक्स्ट देखो uf। मान लो कि जब कोई भी चार्ज नहीं था, तब ये कैपेसिटर में कोई भी पोटेंशियल नहीं था, तो हम लोग ये एज्यूम करें ui इक्वल टू 0 जब कैपेसिटर अनचार्ज था। जब कैपेसिटर अनचार्ज था मतलब कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं था, तो ये हुआ एक्सप्रेशन, ये तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ये हुआ uf इक्वल टू w एक्सटर्नल कितना आया, ये हुआ q स्क्वायर बाई 2c, और ये हुआ फॉर्म। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, और वो कितना है q स्क्वायर बाई 2c, q स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। और एक बार लिख देता हूं, ठीक है। ये uy 0 हुआ q, जब कैपेसिटर अनचार्ज था तब इनिशियल पोटेंशियल 0 हुआ। तो ये uf कितना है, uf है वर्क डन बाई बैटरी, ये हुआ q स्क्वायर बाई 2c। तो कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी जितना काम किया, वही वर्क डन इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के जैसे स्टोर हो रहा है। तो वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सिंपल, बैटरी ने जो काम किया वही वर्क डन इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे स्टोर हो रहा है, और उसका एक्सप्रेशन है q स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। इसको पहले लिख लो। नेक्स्ट हम लोग इसका ऑल्टरनेट इक्वेशन देखेंगे और एनर्जी डेंसिटी चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। छाप लो इसको।
तो हमने देखा कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसका एक्सप्रेशन कितना है, U इक्वल टू ये हुआ Q स्क्वायर बाई 2C। इसका ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन क्या है, देखो Q मतलब क्या होता है, Q मतलब होता है C इंटू V, तो Q स्क्वायर क्या होगा C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर, और ये हुआ 2C, C से C स्क्वायर गया C, तो ये हुआ हाफ इंटू हाफ CV स्क्वायर, ये हुआ Q स्क्वायर बाई 2C, और ये हुआ एक अलग एक्सप्रेशन जो है CV स्क्वायर। और एक एक्सप्रेशन दिखा दूं, चलो और एक एक्सप्रेशन भी दिखा देता हूं। ये हुआ इन टर्म्स ऑफ Q एंड C, ये हुआ इन टर्म्स ऑफ C एंड V, और एक एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। C कितना आता है Q बाई V, ये हुआ Q बाई V, और ये हुआ V स्क्वायर, V से V स्क्वायर गया V, तो ये आया हाफ इंटू Q इंटू V। तो तीन एक्सप्रेशन हमने चेक किया, ये हुआ U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, ये हुआ इन टर्म्स ऑफ Q एंड C, ये हुआ हाफ CV स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ C एंड V, और ये हुआ इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। तीनों एक्सप्रेशन को हमें याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। एक हुआ Q स्क्वायर बाई 2C, मेरे साथ बोलो Q स्क्वायर बाई 2C हाफ CV स्क्वायर, और ये क्या है हाफ QB, और एक बार बोलो Q स्क्वायर बाई 2C हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ QB, और एक बार Q स्क्वायर बाई 2C हाफ CV स्क्वायर और हाफ QB। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसी का ही और एक एक्सप्रेशन चेक करेंगे, और एक एक्सप्रेशन, ये तीनों एक्सप्रेशन होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। इसके साथ और हम लोग एक एक्सप्रेशन देखेंगे कि एनर्जी का और एक एक्सप्रेशन क्या आता है, और उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूं इरेज। ठीक है, 1 2 3 4 5, चलो इसको मैं कर रहा हूं इरेज। नेक्स्ट हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुआ हाफ CV स्क्वायर और हाफ QB और जो Q स्क्वायर बाई 2C, उसी का एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, देखो तो ये आया फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी कितना है भाई, एनर्जी है हाफ C इंटू V स्क्वायर, और इसको तुम ऐसे लिखो, रुको एक मिनट, तो ये हुआ U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या था, ये था एक प्लेट, ये था एक प्लेट, बाहर में चार्ज 0 और दोनों प्लेट में इक्वल और अपोजिट चार्ज, तो ये हुआ। ठीक है, ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन है D, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं है, दोनों ये चार्ज हुआ प्लस Q और ये चार्ज हुआ माइनस Q, दोनों प्लेट का जो एरिया है वो सेम है। क्लियर? ठीक है, तो Q कितना होता है, सिग्मा कितना होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, तो ये हुआ कितना, ये हुआ सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर। देखो Q कितना आता है, Q आता है सिग्मा इंटू A। नेक्स्ट C क्या आता है, C आता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा का कैसे रिप्लेस करूं, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कोई बात नहीं, क्या कैसे रिप्लेस करूं, देखो चलो हम लोग यहाँ से इसको ऐसा रिप्लेस करते हैं, A स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C, तो सिग्मा इंटू A, तो क्या आता है, देखो ये आ रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको ऐसे रिप्लेस करूं। ठीक है, सिग्मा को रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ठीक है, तो सिग्मा को रिप्लेस करने का तरीका ढूंढ लिया। देखो तो ये हुआ A से A स्क्वायर गया, ये हुआ A, तो ये हुआ सिग्मा स्क्वायर A, ये 2 ऊपर गया, ये हुआ 2 और नीचे हुआ 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D, और सिग्मा स्क्वायर क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये आया E स्क्वायर। तो मुझे सिग्मा को रिप्लेस करना था, और वो तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्या है एप्सिलॉन नॉट इंटू E, तो ये हुआ 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ A इंटू D, और सिग्मा स्क्वायर क्या है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर,
तो ये एप्सिलॉन नॉट से काटो, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट और ये हुआ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ये हुआ ए डी, एंड दैट इज द अनदर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी कहाँ स्टोर होता है? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हुआ एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हुआ एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन U। पहले हमने क्या किया, Q को रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर, C का एक्सप्रेशन पुट किया एप्सिलॉन नॉट A बाई D जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, A स्क्वायर से A गया सिग्मा स्क्वायर AD बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट हम लोग क्या किए, इस सिग्मा को रिप्लेस किए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आया एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। नेक्स्ट हम लोग U बाई AD कर रहे हैं। देखो ये क्या है, ये है एनर्जी डेंसिटी, U इक्वल टू ये आया एनर्जी डेंसिटी। U क्या है, देखो U है एनर्जी और A है एरिया और D क्या है, वॉल्यूम। तो ये हुआ एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी का नाम है एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम लोग स्मॉल u से डिनोट कर रहे हैं। A क्या है, एरिया, कैपेसिटर का दोनों प्लेट का एरिया है और दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना है, D। तो A इंटू डी कितना आया, वॉल्यूम हुआ, एरिया इंटू सेपरेशन वॉल्यूम, तो ये आया एनर्जी डेंसिटी। और इस स्मॉल u का एक्सप्रेशन आया, ये हुआ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इमिट होता है जूल पर मीटर क्यूब में, जूल पर मीटर क्यूब। ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भूल जाना लेकिन फॉर्मूला मत भूलना। तो ये है एक्सप्रेशन एनर्जी का ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। मेरे साथ बोलो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, और एक बार हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, और एनर्जी डेंसिटी ए डी को हटा दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आएगा। तो इसका जो यूनिट होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी जूल और वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब। तो ये हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन, जो सारा फॉर्मूला है मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इसको एक बार लिख लो, 1 2 3 4 5, पहले इसको लिख लो। नेक्स्ट हम लोग एनर्जी का जो सब फॉर्मूला है एक साथ कॉम्बाइन करके लिखेंगे। चलो, तो हमने एनर्जी का कौन कौन सा एक्सप्रेशन सीखा, ये हुआ U इक्वल टू, ये हुआ Q स्क्वायर बाई 2C, ये हुआ हाफ C V स्क्वायर और ये हुआ हाफ QP। ये तीनों एक्सप्रेशन कोई भी कैपेसिटर के लिए अप्लाई है, फॉर एनी कैपेसिटर, फॉर एनी कैपेसिटर। ये तीनों हुआ एक कॉमन एक्सप्रेशन, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इन तीनों के साथ और एक फॉर्मूला जोड़ता है, वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, ठीक है, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तीनों फॉर्मूला कोई भी कैपेसिटर में चलेगा, लेकिन पैरेलल प्लेट में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आता है, ठीक है, एक्स्ट्रा फॉर्मूला। ये तीनों तो है ही, ठीक है, ये तीनों तो है ही, इसके साथ और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आता है जो है U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A इंटू डी। ए है एरिया, डी है मतलब सेपरेशन, तो ये हुआ स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U बाई ए डी, ये हुआ एनर्जी डेंसिटी, और ये हुआ हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। तो एनी कैपेसिटर के लिए ये तीन फॉर्मूला वैलिड है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ रहा है जो है ये वाला, और एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी है वो ये है। तो ये फॉर्मूला जब हम लोग चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कस करेंगे तब ये फॉर्मूला फिर से काम में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग एक और फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो हमने ये सीखा है फॉर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कितना बनता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये तो हम लोग जानते हैं, तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा, ये तीनों तो है ही, इसके साथ और एक
क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये हुआ क्यू स्क्वायर, ये हुआ c बिकम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और ये हुआ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ये हुआ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो इसको भी याद रखना। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ताबड़तोड़ प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम हम लोग, मुझे याद है एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक प्रॉब्लम होगा सरफेस टेंशन से। तो आज देखेंगे कि 11 का कंसेप्ट कितना तुम लोग को याद है। कोई बात नहीं, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको अब कॉपी करो। तो अभी रात के बज रहे 4 और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, देख के थोड़ा लेंदी लग सकता है लेकिन एकदम आसान है। देखो प्रॉब्लम एक बार पढ़ लो। एक कैपेसिटर इज गिवन ए चार्ज Q, उसके बाद क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज स्मॉल d, तो इनिशियल सेपरेशन d है। अब क्या हुआ, थर्ड लाइन से हमें इस क्वेश्चन का हिंट मिलेगा, मतलब आगे कौन सा रास्ते में जाना है। One of the plates is fixed and the second plate is moved away from the first plate till the distance between them becomes 2d। तो ये था पहले सेपरेशन d। अब ये सेकेंड प्लेट इससे दूर जा रहा है अप टू ये जा रहा है 2d तक। पहले ये सेपरेशन था d, अब ये सेपरेशन इंक्रीज होकर हुआ 2d। तो ऑब्वियसली ये जो सेकेंड प्लेट है ये फर्स्ट प्लेट से दूर जा रहा है, किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण ऑटोमेटिकली तो नहीं जाएगा। तो ये जो सेकेंड प्लेट जा रहा है दूर, ये सेकेंड प्लेट कौन से फोर्स के कारण जा रहा है वही फोर्स पूछा है। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना काम किया ये सेपरेशन d से लेकर 2d तक करने में, वही हमें ढूंढना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं सर, ये वाला फॉर्मूला, uf माइनस ui इक्वल टू w एक्सटर्नल। ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब पार्टिकल का मूवमेंट होता है स्लो, मतलब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ 0। तो जो सेकेंड प्लेट है ये चल रहा है स्लोली। जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग ये असम्पशन ले रहे हैं कि जो सेकेंड प्लेट है ये स्लोली चल रहा है, ताकि सेकेंड प्लेट का काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज ना हो। तो एक बार वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करो। पहले इनिशियल निकालो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर जो भी है, और फाइनल निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो 1 2 3 4 5 कौन सा आंसर हुआ भाई, ये आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो कौन सा यूज करना है। तो हमने ये सीखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक फॉर्मूला होता है U इक्वल टू, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू A इंटू D। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें Q और D के टर्म में पूछा है, तो इसको मैं एक काम करो थोड़ा ऐसे करता हूं। U कितना होता है, U होता है Q स्क्वायर बाई 2c, ये हुआ Q स्क्वायर। C कितना है, C है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो ये हुआ Q स्क्वायर, ये हुआ स्मॉल d, और ये हुआ ट्वाइस A एप्सिलॉन नॉट। अब ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में कैपेसिटर के पास जो चार्ज है वो है स्मॉल q, तो इसलिए मैंने q को रिप्लेस कर रहा हूं कैपिटल Q को स्मॉल q से। ये हुआ q स्क्वायर, और ये हुआ q स्क्वायर, और ये हुआ q स्क्वायर। कोई बात नहीं, ये हुआ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है q स्क्वायर बाई 2c, c इक्वल टू एप्सिलॉन a बाई d। इनिशियली दो प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है स्मॉल d, और फाइनल सेपरेशन कितना हुआ 2d, और ये हुआ uf कितना हुआ, ये हुआ q स्क्वायर इंटू 2d डिवाइड बाई ट्वाइस a एप्सिलॉन नॉट। तो w एक्सटर्नल कितना हुआ, ये हुआ uf माइनस ui, ये हुआ ट्वाइस q स्क्वायर d डिवाइड बाई ट्वाइस a एप्सिलॉन नॉट माइनस q स्क्वायर d डिवाइड बाई ट्वाइस a एप्सिलॉन नॉट। ट्वाइस q स्क्वायर d डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ q स्क्वायर d डिवाइड बाई ट्वाइस a एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ, सब्ट्रैक्ट करो, q स्क्वायर d डिवाइड बाई ट्वाइस a एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 2 माइनस 1, और ये हुआ q स्क्वायर d डिवाइड बाई ट्वाइस a एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ आंसर C, q स्क्वायर d डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन। पहले इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग
प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चलो, तो ये है आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। ए सोप बबल ऑफ रेडियस √7 सेंटीमीटर इज ब्लोन। वर्क डन इन द प्रोसेस इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर एट पोटेंशियल 1 वोल्ट, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और ये है सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल जो है 39 पर सेंटीमीटर। चार्ज स्टोर्ड है, माइक्रोकूलम के टर्म में निकालना है। अरे सर ये क्या है? ये तो सरफेस टेंशन का प्रॉब्लम, ये तो क्लास 11 में था। और आज हम लोग पढ़ रहे एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो ये भाई सरफेस टेंशन का मिक्स्ड कंसेप्ट प्रॉब्लम है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो इस प्रॉब्लम में हमें दो चीज का कंसेप्ट चाहिए। एक तो है एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो है Q²/2C, जो तुमने आज सीख लिया। और एक कंसेप्ट चाहिए क्लास 11 का, सरफेस टेंशन का कंसेप्ट। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन है लिक्विड के फ्री सरफेस का एक प्रॉपर्टी जिसके थ्रू लिक्विड सरफेस अपना जो सरफेस एरिया है वो मिनिमाइज करना चाहता है। सिंपल एक एग्जांपल दूं, ये सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर ड्रॉप्स आता है वो स्फेरिकल होता है। तो इस प्रॉब्लम में हमें सरफेस टेंशन का फॉर्मूला चाहिए। देखो, एक सोप बबल को हमने √7 सेंटीमीटर तक ये हमने रेडियस इंक्रीज किया। अब इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ उस वर्क डन को हम लोग एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 1 वोल्ट। अब कैपेसिटर में कितना चार्ज डेवलप हुआ वही हमें निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है जब हम लोग एक सोप बबल को ये रेडियस √7 सेंटीमीटर तक ले जा रहे हैं? तो इसका फॉर्मूला है W = ये हुआ 2 × 4 पाई ये r²। चलो इसको ऐसे लिखता हूं, डेल्टा A और ये हुआ सरफेस टेंशन। सोप बबल का 2 सरफेस होता है इसलिए 2 फैक्टर आया। नंबर 2, अगर ये वाटर बबल होता तो ये 2 फैक्टर नहीं आता, याद है तो। और डेल्टा A है इंक्रीज इन एरिया, T क्या है? सरफेस टेंशन। तो देखो पहले ये सोप बबल को रेडियस √7 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। तो ये हुआ 2, A कितना है? इनिशियल एरिया कितना है? 0 और फाइनल है √7। तो ये हुआ मान लो 4 पाई r² और ये हुआ 0 और ये हुआ सरफेस टेंशन 30। ध्यान में रखना यूनिट, ये सेंटीमीटर है सब, ठीक है। तो ये हुआ 2 × 4 पाई, r क्या है? r है √7, तो ये हुआ √7 का होल स्क्वायर और ये हुआ 30 और ये हुआ 2 × 4 पाई और ये हुआ 7 × 30, ये हुआ 2 × 4 पाई क्या होता है? 22/7 × 7 × 30। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 2 × 4 पाई, r मतलब √7 का होल स्क्वायर 30, 2 4 पाई 7 30, 2 4 पाई मीन्स 22/7, 7 7 30, ये 7 से 7 गया, ये कितना हुआ? ये हुआ 8 × 22 और ये हुआ 30, ये कितना हुआ? ये हुआ 176 × ये हुआ 30। इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, ये हुआ आर्ग, क्योंकि ये CGS में है, जूल नहीं है भाई, आर्ग है, आर्ग, ठीक है। एक बार चेक कर, 2 × 4 8, 22 × 30, ये हुआ 176 × 30। आर्ग को हमें जूल में लाना है, जूल में नहीं लाओगे तो प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आर्ग को जूल में ले जाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना होगा? आर्ग को जूल में लाने के लिए 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 जूल होता है 10⁻7 आर्ग। तो आर्ग से जूल में जा रहे हो 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक तो हुआ ये वर्क डन, ये वर्क डन मैं नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ। W कितना आया? 176 × हुआ 30 और इंटू हुआ 10⁻⁻7, ये हुआ जूल। नेक्स्ट हम लोग जब कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में एनर्जी कितना स्टोर हुआ वो एनर्जी का फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ इरेज 1 2 3 4 5, ठीक है। यही वर्क डन कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, ठीक है। जब कैपेसिटर में हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल दो वर्क मतलब ये वर्क डन तुम्हें निकाल लिया, फिर एनर्जी निकालो, उसका इक्वेट कर दो, हो जाएगा। तो ये हुआ U इक्वल टू ये हुआ Q²/2C। ये तो फॉर्म हमें नहीं चाहिए, हम कौन सा फॉर्म चाहते हैं? हाफ इंटू Q इंटू V। V क्या है? 1 वोल्ट। V क्या है? 1 वोल्ट। V क्या है भाई? V है 1 वोल्ट, तो इसलिए V बना 1, तो Q/2। सिंपल
ये W और U इक्वेट कर दो, तो ये हुआ W इक्वल टू U, क्योंकि ये सोप बबल को रूट सेंटीमीटर रेडियस तक पहुंचाने में जो वर्क डन किया वही वर्क डन कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। तो ये W कितना हुआ, W हुआ 176। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, U इक्वल W, एक ही बात है, U इक्वल टू W। U कितना है, Q बाई 2, ये हुआ Q बाई 2, ये कितना हुआ 176, ये हुआ 3। अच्छा चलो इसको ऐसे लिखता हूँ, 176 3 इंटू 0, और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -7। ये कितना हुआ, Q इक्वल टू 176, ये हुआ 60, और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -7। ये हुआ 176 इंटू 6, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -6। ये कितना होता है, 176 36 3, ये हुआ 1056 के आसपास ना। एक बार चेक कर लो, 6 इंटू 6 तो 3 बच गया, 5 2, ठीक है। तो ये हुआ 1056 और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -6, तो ये बना 1056 माइक्रो कूलम। ये तो बना कूलम, तो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैसे लगा प्रॉब्लम, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। भाई तुम लोग के लिए बहुत ढूंढ के ये सब प्रॉब्लम मैं ला रहा हूँ। नॉर्मल तो Q²/2C तुम्हें बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये सब प्रॉब्लम बहुत ढूंढ के तुम लोग के लिए ला रहा हूँ। तो एक बार प्लीज थोड़ा कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है। पहले तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ये जो कैपेसिटर में एनर्जी डेवलप हो रहा है उसका एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हुआ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर का मिक्स्ड प्रॉब्लम। देखो, एन ऑटोमोबाइल स्प्रिंग एक्सटेंड्स 0.2 मीटर फॉर 5000 न्यूटन लोड। तो एक स्प्रिंग है जो इतना स्ट्रेच हो रहा है अंडर द 5000 न्यूटन लोड। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग होगा। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट विल बी। तो हमें दोनों पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है। एक तो है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है। तो पहले हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ये बना कितना, U1, ये हुआ हाफ kx²। ये तो हम लोग जानते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसमें देखो एक मजे की बात है, इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो है ये स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वही एब्सेंट है। तो इसको कैसे करोगे, देखो ये होता है F इक्वल टू kx ना, ये हम लोग जानते हैं F इक्वल टू kx। तो k कितना आएगा, k आएगा सिंपल F बाई x। तो k को रिप्लेस करना है, तो ये हुआ हाफ, k कितना है F बाई x, और ये हुआ x², ये हुआ हाफ F, x² गया, ये हुआ x, तो ये बना हाफ fx। और ये हुआ हाफ F कितना है, F है 5000 न्यूटन और x कितना है, x है 0.2, ये गया 10, ठीक है, 2 से 2 गया, 10 से 0 गया, ये हुआ 500 जूल। और एक बाकी है कैपेसिटर का, इसको हम लोग U2 कह रहे हैं, वो है हाफ इंटू ये हुआ C और ये हुआ V²। C कितना है, C है 10 माइक्रोफैराड, तो 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, और V कितना है, V है 10,000, 10 और इसके बाद 30, मतलब ये हुआ कितना 1 2 3 4, ये हुआ 10 टू द पावर 4 वोल्ट, और इसका हो रहा है स्क्वायर 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर, ये हुआ हाफ इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, और ये बना 10 टू द पावर ऑफ 8, 10 टू द पावर ऑफ 8, ये कितना हुआ हाफ इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 6 3, ये बना 10 टू द पावर ऑफ 3, ये हुआ 1000 डिवाइड बाई 2, और ये भी हुआ 500 जूल। तो U1 बाई U2 ये हुआ 500, ये भी 500, तो ये हुआ 1:1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत ढूंढ के ये प्रॉब्लम मिला, ठीक है। तो कैसा लगा एक बार जरूर बताना, पहले इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटर और
एक पावर का प्रॉब्लम करेंगे। तो देखो आज 11 का बहुत सारा कंसेप्ट मिक्स करके दिया है। पहला प्रॉब्लम, लास्ट वाला प्रॉब्लम था कैपेसिटर और सरफेस टेंशन, ये प्रॉब्लम है लॉस ऑफ मोशन से। फिर हम लोग एक कैपेसिटर और वर्क पावर एनर्जी का मिक्स प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये हुआ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कैपेसिटर और वर्क पावर एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू 3000 वोल्ट। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुआ उसका क्या काम है, इज सेंट थ्रू ए पेशेंट ड्यूरिंग ए पल्स ऑफ ड्यूरेशन 2 मिलीसेकेंड द पावर डिलीवर्ड टू द पेशेंट। तो ये जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुआ वो एक पेशेंट को सप्लाई हो रहा है ड्यूरिंग 2 मिलीसेकेंड। तो पेशेंट को कितना पावर डिलीवर हुआ वो हमें मेजर करना है। मान लो कि तुम डॉक्टर बन गए, अब तुम्हें कोई डिवाइस चाहिए, उस डिवाइस काम कर नहीं रहा है, ठीक है, वो डिवाइस अभी काम नहीं कर रहा है। मान लो तुम डॉक्टर बन गए, अब कोई डिवाइस जो पेशेंट को चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। अब तुमने ये सीखा था, अरे एक प्रॉब्लम सीखा था, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो हम लोग पेशेंट को सप्लाई कर सकते हैं। अरे हटाओ ये सब डिवाइस, मुझे दो कैपेसिटर, आज तो कैपेसिटर से ही इस पेशेंट का जान बचाऊंगा। फिजिक्स में हमने ये प्रॉब्लम सीखा था, कैपेसिटर से एनर्जी निकाल के पेशेंट को सप्लाई कर रहा है, आज तो कैपेसिटर के भरोसे ही इस पेशेंट को जिंदा करूंगा। तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर जी मुझे छोड़िए, मुझे कैपेसिटर के भरोसे नहीं रहना है, उस डिवाइस को ठीक करो। बोलेंगे, तुम बोलोगे आज तो फिजिक्स का पूरा यूज करूंगा, फालतू में पूरा प्रेशर दिया फिजिक्स के लिए 180 मार्क्स का नेट में, आज तो पूरा फिजिक्स का भरपूर यूज करूंगा। तो पेशेंट का क्या होगा वो तो नहीं पता है, लेकिन तुम कुछ ना कुछ तो कर लोगे कैपेसिटर का। ठीक है, देखो ये 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ठीक है, इसमें जो चार्ज डेवलप हुआ, मतलब जो एनर्जी डेवलप हुआ वो पेशेंट में सप्लाई हो रहा है फॉर 2 मिलीसेकेंड। तो क्या फॉर्मूला है, पहले तो ये निकालो कितना एनर्जी स्टोर हुआ, U इक्वल टू हाफ इंटू C इंटू वी स्क्वायर। हाफ C कितना है, C है 40 माइक्रोफैराड, ये हुआ 40 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। V कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 का होल स्क्वायर। 40 माइक्रोफैराड मीन्स 40 इंटू 10 टू द पावर -6 और 3000 वोल्ट्स में 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और उसका होल स्क्वायर। तो ये हुआ हाफ इंटू 40, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -6 और ये हुआ 9। ये क्या 10 टू द पावर 9 होगा या 10 टू द पावर 6 होगा, पावर मल्टीप्लाई होता है। तो ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 6, ये 6 गया, ये हुआ 20 और ये हुआ 20 इंटू 9, ये हुआ 180 जूल। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। वर्क पावर एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी क्या है 180, पावर है निकालना है, टी क्या है 2 मिलीसेकंड, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। मिलीसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हुआ P इक्वल टू, ये हुआ 180 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ये काटा 90, तो 90 डिवाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ -3, ये हुआ 90 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट और ये हुआ 90 किलोवाट। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, तो ऑप्शन बी। ठीक है, पेशेंट को तो नहीं पता, पेशेंट का क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन कैपेसिटर का ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो चलो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।